इस वीडियो में हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है ये देखेंगे और इसका गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति भी देखेंगे। तो सबसे पहले कथन देख लेते थे। एम्पियर का नियम क्या कहता है, कथन करके एक साइड हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखते हैं निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन निर्वात में उस वक्र द्वारा घेरी गई धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यह जो म्यू नॉट है वो निर्वात की चुंबकशीलता है। अब सबसे पहले जो हम लोग इस कथन को समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक तार है जिस असीमित लंबाई का एक XY तार है मान लेते हैं। इसमें धारा क्या हो रही है, Y से X की ओर यानी तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये क्या है, इसका केंद्र बिंदु, मान लो इस केंद्र क्या है O है और इससे R दूरी पर क्या है एक बिंदु P है जिसपे हमको क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो हम एम्पियर का परिपथीय नियम का यूज़ करके इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख सकते हैं। इस XY चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र देखें तो वो क्या होगा, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा। अगर P पॉइंट पे हमको चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो वो एक ऐसे वृत्ताकार लूप के जैसे होगा जो कि R त्रिज्या का है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वृत्ताकार लूप बनाती है। इसी लूप को हम क्या कहते हैं, एम्पियर लूप कहते हैं। और इस एम्पियर लूप में जो है प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र B है इसका परिमाण समान होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, जो पॉइंट ले रहे हैं हम लोग यानी बिंदु P उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। यानी अगर इस पॉइंट पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र देखें तो इसकी दिशा जो है यहाँ पॉइंट P के स्पर्श रेखा के अनुदिश कुछ इस प्रकार से, और जो धारा अवयव की दिशा है वो भी इसी दिशा में DL इस तरीके से होगी। तो गणितीय रूप में लिख लेते हैं, गणितीय रूप में यहाँ पर इतना रेखीय समाकलन, और क्योंकि बंद वक्र है इसलिए ये गोला लगा रहे हैं BDL, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I, ये इसका गणितीय रूप है। जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। अब इसके बाद जो है इस जो सूत्र आया है इसका, इस फॉर्मूले की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग आएंगे व्युत्पत्ति। यहाँ पर हम लोग क्या है, ये तार देखते हैं X और Y, एक तार है जिसमें क्या है धारा Y से X की ओर प्रवाहित हो रही है। मान लो इसका केंद्र बिंदु क्या है, O है, तो इस O केंद्र बिंदु से P दूरी इस O केंद्र बिंदु से हम R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिसपे हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर माना कि एक असीमित लंबाई का चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के केंद्र से
स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर अगर हम P पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो ये क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा सबसे पहले वो देखना पड़ता है। तो क्या होगा, इस चालक के तल के लंबवत सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा। और तो इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा, जिसकी दिशा तल के लंबवत होगी। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हम लोग को बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करें पिछला वाला, इसकी जो पिछले वाले वीडियो पर डेरिवेशन एक किया था उसमें असीमित लंबाई का जब हम तार लेते थे तो उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पास जो आती थी वो थी μ0I/2πa। और वहाँ A क्या था, जो तार है उसके केंद्र से जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तार के केंद्र और जिस बिंदु पे यानी P बिंदु पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसके बीच की दूरी क्या है, R है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे B बराबर μ0I/2πr। तो इसको लिख लेते हैं। अतः बिंदु P पर चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा B बराबर μ0I/2πr। इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो एक सकेंद्रीय वृत्त बन रहा है इसको क्या करते हैं, बहुत सारे डीएल अवयवों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। और इसी प्रकार जो बिंदु P पर एक स्मॉल अवयव डीएल की कल्पना करते हैं और इसी प्रकार बहुत सारे डीएल अवयवों से मिलकर पूरा ये वृत्त बना हुआ है। तो बिंदु P पे कौन सा अवयव है, डीएल अवयव है। और इसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है मान लो B है। तो जब हम लोग इसका राइट हैंड साइड देखते हैं बी डी एल है, तो अगर हम लोग जो है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन देखेगा, रेखीय समाकलन तो वो हमारे पास आ जाएगा रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन B dl, ये हो गया। अब इसके बराबर क्या आना चाहिए, B और डॉट dl है यानी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट को जब हम लोग हल करते हैं तो क्या आता है, B का मॉड यानी कि B का परिमाण केवल लिखेंगे, dl का केवल परिमाण लिखेंगे कॉस थीटा। और थीटा क्या होगा, जो B सदिश है और dl सदिश उसके बीच का कोण होता है। ये जो है हम लोग सदिश के गुण से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर इस डायग्राम में देखें जो dl की दिशा है वो इस साइड है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी ओर है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, चूँकि B और dl के बीच का कोण क्या है 0 डिग्री, चूँकि B व dl के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन B dl कॉस
0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास केवल बच जाएगा इंटीग्रेशन BDL। इसको हम लोग आगे पेज में लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन वेक्टर BDL का मान किसके बराबर है, वेक्टर हट गए, तो हमारे पास केवल बचा रेखीय समाकलन BDL। अब यहाँ पर क्या है, इसका केवल मॉड है ना, मतलब कि परिमाण बस है, केवल दिशा तो कॉस, क्योंकि दोनों बीच का एंगल 0 था इसलिए वो हट गया, 1 हो गया। cos 0 हमारे पास 1 होता है, यहाँ लिख भी सकते हैं। अब हम लोग को b का क्या करते हैं, समीकरण 1 से b का मान यहाँ रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से b का मान यहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 से b का मान यहाँ रखने पर, तो ये करने पे हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन BDL बराबर यहाँ आ गया। इस साइड हम लोग इसको समाकलन तो वैसे ही रहेगा, b की जगह आ जाएगा μ0I/2πr और dl की जगह dl। अब हम लोग जब समाकलन करते हैं, जो नियतांक होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, केवल उसी को अंदर रखते हैं जिसका समाकलन है, यानी जो अचर राशि है उसको। तो यहाँ पर देखते हैं μ0I और 2πr, ये पूरा क्या है, नियत रहेगा, क्योंकि ये सारे के तार के गुण में है, यानी μ0 तो निर्वात की चुंबकशीलता है, वो तो नियत रहने वाली है। I क्या है, जो चालक है हमारा, चालक तार, उसमें प्रवाहित धारा, तो वो भी नियत रहेगी। 2π तो नियतांक ही है। इसके अलावा r जो है क्या है, जो हमारे जिस पॉइंट P ले रहे हैं उसकी दूरी है, चुंबक चालक तार के केंद्र से उस P पॉइंट की दूरी है, तो वो भी नियत रहने वाली है इस केस के लिए। तो अंदर क्या, केवल धारा अवयव जो है परिवर्तित होगा, यानी पॉइंट P को हम लोग चेंज करते जाते हैं। मान लो जैसे ये सकेंद्री वृत्त बना, तो पॉइंट P को यहाँ लिए तो dl चेंज हो जाएगा, यहाँ लिए dl, यहाँ लिए तो अलग अलग dl, तो dl को केवल समाकलन के अंदर रखेंगे, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या सेम होती है, इसीलिए r नियत रहेगा पूरा इस वृत्त के लिए, तो इसलिए r को बाहर निकाल दिए। और हम लोग यहाँ देखे थे चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन रहा था, वृत्ताकार बन रहा था। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं μ0I/2πr, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार था, ये ऐसे मतलब ऐसे वृत्त बन रहा था चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे हम लोग जानते हैं dl क्या है, इस पॉइंट पर जो अवयव रहेगा स्मॉल अवयव, और इधर जो अवयव इसको dl से मिलके बना हुआ माने थे शुरू में। तो अगर हम इन सब dl को जोड़ दें, तो अगर जो ये जो रिंग टाइप का कुछ बनेगा उसका लंबाई आ जाएगा, यानी कि क्या है, इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, जो इंटीग्रेशन dl है वो क्या है, इस वृत्त का जो चुंबकीय क्षेत्र का सकेंद्रीय वृत्त बना है उसकी परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि dl इंटीग्रेशन dl क्या है, वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र की परिधि के बराबर है, और इसका मान क्या होता है, 2π × त्रिज्या, और त्रिज्या क्या है, r है। तो ये मान हम लोग इसमें रख देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन B.dl बराबर ये हो जाएगा μ0I/2πr, और यहाँ dl इंटीग्रेशन dl की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2πr। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, समाकलन B.dl बराबर μ0I, और यही क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है।